स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, रात 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इंटेलिजेंस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस की एक्टिविटी को लेकर 6 राज्यों में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल था। मध्य प्रदेश में भोपाल और रायसेन से 3 संदिग्ध युवकों को कस्टडी में लिया गया। राजधानी के शाहजहानाबाद से जुबैर मंसूरी और गांधीनगर के अब्बास नगर से हाफिज अनस को हिरासत में लिया गया है। जुबैर भोपाल के ताजुल मदरसे में पढ़ाई करता है। 6 राज्यों के 13 जिलों में दबिश के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री भी जब्त की गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 6 राज्यों के 16 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई कर आईएसआई मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इन 6 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र से अब्बास नगर से एक अनस नाम के युवक को एनआईए ने उठाया और दूसरा रायसेन जिले के सिलवानी से एक जुबैर नाम के युवक को उठाया। फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अनस यहीं पर रहता था। ये मल्टी है वाइट हॉल करके। इसमें जो फ्लैट है 3 BHK का, इसमें अपने परिवार के साथ रहता था और यहीं पर एक मदरसा संचालित करता था। बता दें कि जुबैर के अकाउंट में विदेशी फंडिंग मिली है, जिसमें कई करोड़ों रुपए का आदान प्रदान हुआ है। और माने तो अनस भी मदरसे में संचालित करता है। उसमें भी कई लोगों के कई करोड़ पैसों की ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। लेकिन अभी तक एनआईए ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि मध्य प्रदेश से कितने जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया है। फिलहाल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये व्हाइट हॉल के डुप्लेक्स जो 3 BHK का फ्लैट है जिसमें अनस रहता था। और एनआईए इन लोगों को ले जाकर यहाँ से दिल्ली ले जा चुकी है। बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश धीरे धीरे आतंकी गढ़ बनता जा रहा है। इससे पहले एनआईए ने जो जेएमबी के आतंकी और अल सुफा के जो आतंकी हैं उनकी जो जांच कर रही है। और एनआईए की 15वीं ब्रांच भोपाल में खुल चुकी है। फिलहाल जो भोपाल में संचालित हो रही है एनआईए की, और जो लीड है वो अब दिल्ली ही करेगी, लेकिन एनआईए यहां से बैठकर जांच करेगी। जो आज कार्रवाई हुई है 16 ठिकानों पर 6 राज्यों में, वो दिल्ली की एनआईए ने की है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। और अब छत्तीसगढ़ की बारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2020 में मरवाही उपचुनाव के दौरान गौरेला और पेंड्रा नगर पंचायत को नगर पालिका में अपग्रेड करने की घोषणा की थी। वो आपको याद ही होगा। मरवाही विधानसभा के गांवों से सटे होने के कारण इसको नगर पालिका में अपग्रेड करने की घोषणा की गई थी। लेकिन दोनों ही घोषणा कहां तक सीमित रह गई हैं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, कागजों पर। और 2 साल बीतने के बाद भी इसे अपग्रेड नहीं किया गया। जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री ने इस संबंध में राज्यपाल से मुलाकात करने की बात कही है और जल्द ही नगर पालिकाओं के रूप में इसे मान्यता दिलाने का आश्वासन दिया है। इसमें मेरी राज्यपाल महोदय से एक बार चर्चा हो चुकी है उस मामले में, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रस्ताव आप मेरे पास भिजवा देंगे तो मैं उसको कर दूंगी, मेरी तरफ से सहमति प्रदान कर दूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उसमें सहमति मिलेगी। गौरला पेंड्रा का किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। हमारी स्वयं चर्चा हो चुकी राज्यपाल जी से। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ प्रस्ताव आएगा, वैसे ही मेरे द्वारा पास कर दिया जाए। आज रामचंद्र दास परमहंस की पुण्यतिथि है। इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामचंद्र दास परमहंस की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि देकर उन्हें याद किया। इसके बाद हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया और फिर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। जिसके बाद दिगंबर अखाड़ा में आयोजित स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की पुण्यतिथि पर अयोध्या के संतों के साथ श्रद्धांजलि दी गई। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा समय दिगंबर अखाड़ा में संतों के साथ मुलाकात की और अलग अलग विषयों पर चर्चा करके राम राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया। सुरक्षा के बारे में उन्होंने विशेष करके
और अयोध्या के विकास के लिए, यातायात के लिए और सड़क के लिए और सुरक्षा के लिए उन्होंने सब प्रकार से कहा कि अयोध्या का विकास हो और बढ़िया से बढ़िया विकास हो। रायसेन के हलाली डैम में पिकनिक मनाने गए 4 युवक नहाते समय डूब गए। इनमें से एक युवक को वहां मौजूद लोगों ने सुरक्षित बचा लिया, जबकि एक युवक का शव बरामद किया गया है। अब भी 2 युवकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि तलाश की जा रही है। वसीम, रेहान, शफीक तीनों युवक भोपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 4 लोग थे, उसमें तो एक बचा लिया गया और 3 डूब गए। तो पता नहीं है, हमारे यहाँ के दो जनों ने बहुत ढूंढा मगर भी नहीं मिला। टीकमगढ़ के नगर परिषद यात्रा में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 गुटों में आपसी मतभेद को लेकर एक दूसरे पर जमकर डंडे बरसाए गए हैं। महिला भी पीछे नहीं हटी और पुरुषों को जमकर धोया। हादसे में 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना में शामिल संजय राय ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई, जिसमें बताया गया है कि शनिवार देर रात जब वो किसी काम से घर से बाहर निकला, तभी आरोपियों ने लाठी डंडों के साथ मिलकर हमला किया। इस दौरान जब संजय की पत्नी, बेटा, भतीजी बचाने आए तो आरोपी विजय राय के साथ 2 लोगों ने इन सभी के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना पर आपत्ति जाहिर की है। राजेश तिवारी ने कहा है कि राज्यपाल उइके छत्तीसगढ़ में इस कानून को लागू होने से रोकें। राज्यपाल अपना विशेष अधिकार का उपयोग करें। केंद्र ने परियोजना जांच समिति के गठन करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया है। उसमें किसी भी विशेष अशासकीय सदस्यों को रखने का प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पूर्व के नियम में 3 अशासकीय सदस्य रखने का प्रावधान था। साथ ही नए नियम जो बनाए गए हैं वो पेशा कानून और वन अधिकार अधिनियम 2006 का भी उल्लंघन है, जिसमें इस वर्ग के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उसके मूलभूत अधिकार खत्म हो जाएंगे। राजेश तिवारी ने आगे लिखा कि देश के संविधान ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदिवासी वर्ग का संरक्षक बनाया है। दोनों का ये दायित्व है कि केंद्र या राज्य सरकार इन वर्गों के हितों के विपरीत कानून या नियम बनाए हैं तो उसको लागू होने से रोके। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन रविवार को रायपुर के ग्राम नवागांव में आदर्श गौठान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गौठान में पशुधन की देखभाल, चारे पानी की निःशुल्क व्यवस्था, पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार के प्रबंध की सराहना की। रघुराम राजन ने गौठान में महिला समूहों के जैविक खाद उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मछली पालन जैसी गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने ये भी कहा कि गौठानों में संचालित आजीविका मूलक गतिविधियां कोरोना काल के दौरान ग्रामीण को आर्थिक संबल प्रदान करने में मददगार साबित हुई हैं। इंदौर के पास मंडलेश्वर में ट्रांसफार्मर ग्रिड पर खराब होने से 90 MLD पानी सप्लाई वाले पंप बंद किए गए, जिसके चलते शुरू हुई शहर में पानी की किल्लत अब भी बनी हुई है। दरअसल नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से पंप की जालियों में कचरा फंसने से टंकियों में कम पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलूद में जो अपने पंप हाउस है वहाँ पर मेजर मेंटेनेंस का अपना काम एक ड्यू हो गया है, तो वो काम लगातार चल रहा है। कल रात ट्रांसफार्मर में कुछ इश्यूज आए थे, उनको ठीक किया गया है। तो हम लोगों को अपेक्षा है कि आज शाम से या कल शाम तक हम लोग इस स्थिति में होंगे कि भली प्रकार से पंप हाउस का इस्तेमाल होकर पानी पंप कर सकेंगे और पानी की व्यवस्था वापस से सुचारू रूप से चालू हो सके। मध्य प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के दिनों में प्रशासन की तमाम चेतावनियों के बावजूद लोग जोखिम उठाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला अलीराजपुर के सिलोटा बिलझरी मार्ग का है, जहां एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में पुलिया पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच पानी के बहाव में संतुलन बिगड़ गया और बाइक पानी में बह गई। गनीमत रही कि बाइक सवार ने बाइक को समय रहते छोड़ दिया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं दूसरी तस्वीर खरगोन की है, जहां से गांव में बोराट नदी में अचानक आई बाढ़ के चलते
पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे खंडवा बड़ौदा राजमार्ग रुक गया। नदी के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। बलरामपुर जिले में पहली बार सावन के महीने में सूखे जैसे हालात हैं। जीवनदायिनी कनहर नदी भी सूख गई है और लोग पानी के लिए बहुत जूझ रहे हैं। फसल नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। अब किसान और ग्रामीण बारिश के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने में जुट गए हैं और तरह तरह के टोटके कर रहे हैं। किसानों के हाथों में मंदार और जगह जगह ग्राम देवता की पूजा की जा रही है। मेढक मेंढकी की शादी भी कराई जा रही है। कि हमार जो थारा करल रही ना वो भी पूरा जल के खत्म हो गई से। और पहले तो मोबाइल बताते रही कि पानी आ जाही, पर मोबाइलो आजकल फेल हो गई से। अब हमें का करी समझ में नहीं आते किसान में। खेत में ट्रैक्टर में नांगर नहीं लगा थे तो रोपा कैसे जगी। पूरा नदी नाला सब सूख गई से, बोर तक भी सूख गई से। पानी तो कहाँ से आदमी सिंचाई के इतना साधन करी। बारिश की तो स्थिति वास्तव में काफ़ी चिंताजनक है। किसान रोपा बीड़ा करके अपने खेतों में रोपा लगाने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आगे बरस जाए। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए बैड न्यूज़ है। एक बार फिर SECR की 28 ट्रेनें रद्द कर दी गई। नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है। इस बीच नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमनार रेल खंड के बीच खात रेलवे स्टेशन को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके कारण 1 से 4 अगस्त तक ये ट्रेन प्रभावित रहेगी। रेलवे के इस फैसले के बाद रेल यात्रियों की परेशानी और बढ़ने वाली है। बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस पर मनमानी और बद इंतजामी के आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस केवल जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाकर चालानी कार्रवाई और वसूली कर रही है। ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस दिखाने के बाद भी वाहन चालकों का चालान काटा जा रहा है। इधर दूसरी तरफ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। सड़क, चौक, चौराहों में बेतरतीब गाड़ियां पार्क हो रही हैं। ऑटो ठेलों वालों ने सड़क को स्टैंड बना लिया है। इधर ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर कोटे और शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए चेकिंग और कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की माने तो हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ बेतरतीब वाहनों को पार्क करने वाली पर पेट्रोलिंग कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस के तमाम दावों के बाद भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। ट्रैफिक का मूल जो अभी जो कार्रवाई शहर में चल रहा है वो चालान पर केंद्रित है, न कि ट्रैफिक पर। एग्ज़ाम फॉर्म डालने के लिए और हम लोग भी स्टूडेंट भी हैं, बाहरी में रहते हैं। अब मांग रहे हैं 1000 दो, कहाँ से हम लोग पाएंगे बताइए। और लाइसेंस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है करके। हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने की आदत ज़िले में अन्य ज़िलों की तुलना में कम है, तो उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो पॉइंट्स लगे हुए हैं वहाँ उनको टोका जा रहा है, उनको निर्देशित किया जा रहा है। क्योंकि बार बार बोलने से, टोकने से, रोकने से ही उनको आदत आएगी और कई बार फिर उन पर चालानी कार्रवाई भी की जाती है। जिस पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ पुनर्स्थापना योजना पर बनी फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया है। इसका प्रदर्शन अगले माह लॉस एंजल्स में किया जाएगा। ये 80 मिनट की फिल्म है। फिल्म मुंबई की डायरेक्टर सोमेकी लेखी हैं। फिल्म में ये बताने की कोशिश है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में दोबारा बाघों का संसार कैसे आबाद हुआ और प्रबंधन को इसके लिए कौन कौन सी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा। डायरेक्टर का कहना है कि बाघिन T1, उनकी दोनों बेटियां P151 और P141 को फिल्माया गया है। इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के खूबसूरत नज़ारे भी हैं, जिसे लॉस एंजल्स के कैटलीना द्वीप के प्रसिद्ध थिएटर एवलॉन में 23 से 25 सितंबर को दिखाया जाएगा। भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यह फिल्म रिलीज की जाएगी।
पन्ना टाइगर रिजर्व में एक टाइगर रीइंट्रोडक्शन के बाद जो टाइगर की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, एक सफल कहानी टाइगर रीइंट्रोडक्शन की पन्ना टाइगर रिजर्व प्रस्तुत करता है। जो बाघिन शावक रही हैं 141 और फिर 151 और फिर उनके 141 और 151 के शावक जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, मैं कहूँगा टूरिस्टों के बीच में भी, क्योंकि वो टूरिस्ट जोन में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। उनके ऊपर बनाई गई एक फिल्म है। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। ईडी के अधिकारियों ने मुंबई में पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत के आवास पर छापेमारी के बाद उन्हें हिरासत में लिया। संजय राउत के घर पर ईडी को 11.5 लाख रुपए मिले हैं। वहीं पूरे मामले में संजय राउत के वकील का कहना है कि वो बयान दर्ज करवाने गए हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। भारतीय युवा वेटलिफ्टर जेरेमी लाल रिनुंगा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल कर दिया। 19 साल के इस वेटलिफ्टर ने पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में ये भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है। जेरेमी ने 4 साल के अंदर तीसरी बार तिरंगे की शान बढ़ाई है। कॉमनवेल्थ गेम्स क्रिकेट में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। बारिश से बाधित इस मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलने के बाद भारत को 100 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 11.4 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। और अब खबरें विस्तार से। मरवाही वन मंडल में हाथियों की आवाजाही में बढ़ोतरी होने से ग्रामीणों और वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। मरवाही वन मंडल को जैसे तो भालुओं की अधिक संख्या के कारण भालू लैंड के नाम से जाना जाता है, पर साल 2016 से यहां हाथियों की आवाजाही शुरू हो गई है। इसके बाद अब तक करीब 25 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों घरों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। हाथी यहाँ के स्थायी नहीं बल्कि पड़ोसी वन मंडल कटघोरा, कोरिया और मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के से अक्सर यहां आ जाते हैं और वापस लौट भी जाते हैं। फिलहाल कटघोरा वन मंडल के किदई, जलके और कोरिया वन मंडल के खटगवा क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी है, जो कि मरवाही वन मंडल से लगा हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो अब उनको हाथियों के आने की सूचना मिलती है, तब तक एहतियाती कदम उठा लिया जाता है और लोगों को अलर्ट करके काफी हद तक जनहानि को रोक दिया जाता है। ज़रूर चिंता की बात है। पिछले 1 वर्ष में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और हाथी अगर क्या है कि यहाँ पे आगमन का क्षेत्र है तो अचानक से जैसे आता है रात को, ऐसे टाइम पे आता है जहाँ हम सूचना न दे पाएँ या फिर लोगों को सूचना देने बाद भी ना पहुँच पाए, तो उससे ज़्यादा समस्याएं होती हैं। ऑपरेशन जामवंत के अंतर्गत लोगों को मुआवजा राशि, भालुओं को किस तरह जंगलों में रखा जाए, एक पूरा एक प्रोजेक्ट है जामवंत, वो अभी भी चल रहा है। पर अब जामवंत के साथ साथ ऑपरेशन गजराज भी इस जिले में लागू करना आवश्यक हो गया है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के माथे पर देश में सर्वाधिक बाघों की मौत का कलंक भले ही लगा हो और बाघ संरक्षण को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हों, लेकिन बाघों ने ही मध्य प्रदेश की आन बान और शान बचाने का काम किया है। लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार भी देश में टाइगर स्टेट का तमगा मध्य प्रदेश के पास ही रहेगा। आंकड़े बताते हैं कि कर्नाटक में 525 बाघ हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। साथ ही 124 शावक भी रिकॉर्ड में जुड़ गए हैं। इन शावकों की जानकारी टाइगर स्टेट के लिए सर्वे की टीम ने टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी दिया है। ऐसे में बाघों की कुल संख्या 650 हो जाती है। बीते सर्वे में सिर्फ 1 बाघ के अंतर से मध्य प्रदेश ने टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल किया था और इस बार भी एक ही टाइगर ज्यादा है। आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई पे मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या रहेगी और हमारा जो असेसमेंट है वो ये है कि 526 से बढ़कर हम 600 से 650 के बीच में हर हालत में पहुंचेंगे। अंबिकापुर के मैन पार्ट ब्लॉक के तराई क्षेत्र के कोट छाल के रहने वाले एक परिवार ने वापस हिंदू धर्म अपना लिया। असल में सेतराम बड़ा ने कुछ समय पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। अब उन्होंने सीतापुर के गायत्री मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ अपने परिवार के साथ फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। धर्मांतरण के बाद सेतराम ने लोगों से हिंदू धर्म अपनाने की अपील भी की है।
हमारे साथ सीतापुर के एक शख्सियत सेतराम बड़ा जो मैन पाट के तराई क्षेत्र कोट छाल के रहने वाले हैं वो मौजूद है। इससे पहले वे ईसाई धर्म को मानते थे और उन्होंने जो है अब हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में अपनी वापसी की है। फिर हिंदू धर्म में आपका वापसी हुआ? जी, मैं पहले हिंदू धर्म में ही था और फिर कुछ समय पहले मैं क्रिश्चियन बन गया था, यानी ईसाई समाज का मैं भी पूजा पाठ करने लगा था। क्योंकि अभी 26 जुलाई को फिर मैं जल उठा के चुरकी पानी शंकर जी का मंदिर में वहाँ जल अभिषेक किया जी, और रुद्र अभिषेक भी हुआ और मैं पुनः फिर मैं अपने सनातन धर्म में वापस आ गया हूँ। हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए एक सौभाग्य की बात है। आदरणीय सेतराम बड़ा जी जो अपने स्वेच्छानुसार स्वयं से ही अपने निर्णय से विवेक विचार से आदि सनातन धर्म को पुनः फिर से अपनाया है, इनके इसलिए हम सभी को इनके स्वागत अभिनंदन के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे। अपनी स्वेच्छा से जो है स्वयं के विचार करके इन्होंने हिंदू धर्म में वापसी की है। रोशन सोनी, IBC 24, अंबिकापुर ग्रामीण। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।